कभी सोचा है कि एक साधारण सी रासायनिक प्रतिक्रिया बिजली कैसे पैदा कर सकती है? ये सवाल सिर्फ केमिस्ट्री लैब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे फोन की बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह इसका जवाब छिपा है। आज हम इसी के पीछे के विज्ञान की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास गैल्वेनिक सेल, या जिसे वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, उस पर कुछ बेहतरीन स्रोत हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि ये छोटे छोटे पावर हाउस कैसे काम करते हैं, इनके अंदर के हिस्से क्या हैं, और वैज्ञानिक इतनी जटिल चीज को एक छोटी सी लाइन में कैसे लिख देते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये गैल्वेनिक सेल आखिर है क्या? स्रोतों में लिखा है कि यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो एक स्वतः होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनाता है। मतलब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इसका नाम भी इतालवी वैज्ञानिकों गैल्वेनी और वोल्टा के नाम पर है। आपने एक बहुत जरूरी शब्द पर उम्मीद रखी है, स्वतः या स्पॉन्टेनियस। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। हर चीज कम ऊर्जा वाली ज्यादा स्थिर अवस्था में जाना चाहती है। जैसे एक गेंद पहाड़ी से नीचे लुढ़कती है, या गर्म चाय का कप अपने आप ठंडा हो जाता है। ठीक वैसे ही कुछ रसायन जब एक साथ आते हैं तो वो एक कम ऊर्जा वाली स्थिति में जाना चाहते हैं, और इस प्रक्रिया में जो अतिरिक्त ऊर्जा निकलती है वही हमें बिजली के रूप में मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक तरह से केमिकल ढलान है, और इलेक्ट्रॉन्स उस ढलान से नीचे लुढ़क रहे हैं, जिससे हमें करंट मिल रहा है। ये समझने में तो आसान है, पर स्रोतों में एक शब्द है गिब्स मुक्त ऊर्जा या गिब्स फ्री एनर्जी, जो घटती है। ये थोड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, लगता है, पर इसे यूं समझिए कि गिब्स ऊर्जा किसी सिस्टम में काम करने की इच्छा या क्षमता का एक पैमाना है। जब ये घटती है, मतलब सिस्टम की काम करने की इच्छा पूरी हो रही है और वो ये काम अपने आप कर रहा है। बस हमें उस ऊर्जा को पकड़कर सही दिशा देनी है, और वही काम गैल्वेनिक सेल का डिजाइन करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी मशीन है जो अपने आप चलने वाली केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाती है। सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन असल में इसे बनाने के लिए दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ लाना पड़ता है ना। स्रोत बताते हैं कि ये दो हाफ सेल से बना होता है। बिल्कुल, दो हिस्सों की कहानी की तरह, और हर हिस्से का अपना एक अलग किरदार है। कल्पना कीजिए, हमारे पास दो बीकर हैं। एक में हम जिंक की एक पट्टी को जिंक सल्फेट के घोल में डुबो देते हैं। ये हुआ हमारा पहला हाफ सेल। और दूसरे में कॉपर की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट के घोल में। ये हुआ दूसरा। दोनों बिल्कुल अलग थलग। तो अगर ये दोनों बीकर अलग अलग मेज पर रखें तो कुछ नहीं होगा। अब इन्हें जोड़ने की बारी आती है। बिजली के लिए एक सर्किट तो चाहिए ही। सही कहा। इसके लिए दो कनेक्शन चाहिए। पहला तो सीधा साधा है, दोनों धातुओं की पट्टियों यानी इलेक्ट्रोड्स को एक तार से जोड़ दो। इसी तार से होकर इलेक्ट्रॉन अपना सफर तय करेंगे। लेकिन यहीं पर असली पेच है। अगर सिर्फ तार जोड़ दिया तो करंट एक पल के लिए बहेगा और फिर रुक जाएगा। एक मिनट, क्यों? सर्किट तो बन गया, तार जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता मिल गया, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है चार्ज का जमा होना। देखिए, जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे हम एनोड कहते हैं। ये नेगेटिव होता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, मतलब जिंक धातु अपने इलेक्ट्रॉन खोकर जिंक आयन बनकर घोल में चली जाती है। अब सोचिए, घोल में लगातार पॉजिटिव जिंक आयन बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, यानी कैथोड जो पॉजिटिव है, वहां इसका ठीक उल्टा होगा। एकदम। वहां कॉपर आयन घोल से निकलकर इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कॉपर धातु बनकर पट्टी पर जम जाते हैं। इसे अपचयन कहते हैं। तो वहां के घोल से पॉजिटिव आयन गायब हो रहे हैं, जिससे घोल में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। कुछ ही सेकंड में एनोड वाला घोल इतना पॉजिटिव और कैथोड वाला इतना नेगेटिव हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉनों को और बहने ही नहीं देगा। खेल खत्म। ओहो, तो मतलब एक तरफ पॉजिटिव ट्रैफिक जैम और दूसरी तरफ नेगेटिव ट्रैफिक जैम। तो इस जाम को कौन हटाता है? मुझे लगता है यहीं पर हमारे स्रोतों का गुमनाम नायक आता है, सॉल्ट ब्रिज। मुझे बताइए, ये यू आकार की नमक वाली जेली की ट्यूब इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ जरूरी नहीं, इसके बिना सेल का अस्तित्व ही नहीं है। ये एक यू आकार की ट्यूब है जिसमें एक निष्क्रिय इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम क्लोराइड का गाढ़ा घोल भरा होता है, जिसे अगर जेली में सेट कर दिया जाता है ताकि वो बहे नहीं। निष्क्रिय का मतलब है कि इसके आयन खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, बस एक ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं। ट्रैफिक पुलिस, ये उपमा अच्छी है। तो ये कैसे ट्रैफिक कंट्रोल करता है? इसके दो मुख्य काम हैं। पहला, ये दोनों घोलों को मिलाए बिना
उनके बीच एक रास्ता बनाकर सर्किट पूरा करता है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखना। जैसे ही एनोड वाले बीकर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव क्लोराइड आयंस उस बीकर में चले जाते हैं और उस बढ़े हुए पॉजिटिव चार्ज को बेअसर कर देते हैं। और कैथोड वाले बीकर में जहां नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, वहां सॉल्ट ब्रिज से पॉजिटिव पोटेशियम आयन चले जाते हैं और उस बढ़े हुए नेगेटिव चार्ज को संतुलित कर देते हैं। तो ये दोनों तरफ चार्ज का संतुलन बनाए रखता है, जिससे ट्रैफिक जैम नहीं होता और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यानी करंट लगातार बहता रहता है। हमारे स्रोतों में एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक बांध की उपमा दी गई है और अब मुझे वो पूरी तरह समझ आ रही है। 2 हाफ सेल 2 बड़े जलाशयों की तरह है। बाहरी तार वो चैनल है जहां से पानी मतलब इलेक्ट्रॉन बहकर टरबाइन चलाता है, और सॉल्ट ब्रिज नीचे का वो गुप्त रास्ता है जो दोनों जलाशयों में पानी का स्तर यानी चार्ज बराबर रखता है। अगर वो रास्ता बंद हो जाए तो एक जलाशय खाली और दूसरा लबालब हो जाएगा और प्रवाह रुक जाएगा। क्या बेहतरीन तरीके से समझाया है। बिल्कुल यही काम है सॉल्ट ब्रिज का। ये सुनिश्चित करता है कि प्रवाह बना रहे। वाह, ये सोचने में ही अजीब लगता है कि एक साधारण नमक का घोल इतना जरूरी हो सकता है। अच्छा, अब जब हम इसकी बनावट समझ गए हैं तो उस चीज पर आते हैं जो मुझे हमेशा से किसी प्राचीन भाषा की लिखावट जैसी लगती है, सेल नोटेशन। जब मैं ऐसी लाइन देखती हूँ MgS, Mg2+1m, Ag+1m, AgS, तो मेरा सिर चकरा जाता है। क्या ऐसे तोड़ने का कोई आसान तरीका है? हाँ, रसायनज्ञ ने आलस को एक कला बना दिया है। एक पूरी लैब की बनावट को सिर्फ एक लाइन में समेट दिया। लेकिन ये कोड बहुत तार्किक है। इसे तोड़ने का एक आसान नियम है, ABC। ABC मतलब? A मतलब एनोड, B मतलब ब्रिज और C मतलब कैथोड। नोटेशन हमेशा इसी क्रम में लिखा जाता है, बाएं से दाएं। एनोड सबसे बाईं ओर, फिर ब्रिज और फिर कैथोड सबसे दाईं ओर। ठीक है, ABC, ये याद रहेगा। तो उस उदाहरण में MgS Mg2+1m हमारा एनोड वाला हिस्सा हो गया, और ये जो खड़ी रेखा है, ये क्या है? बिल्कुल वो एनोड है। खड़ी रेखा 2 अलग-अलग अवस्थाओं के बीच की सीमा दिखाती है। यहाँ पर ठोस मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड और उसके जलीय घोल के बीच। फिर बीच में जो दोहरी खड़ी रेखा है, वो है हमारा B यानी सॉल्ट ब्रिज। और उसके बाद Ag+1m AgS हमारा C यानी कैथोड हो गया। अरे वाह, ये तो वाकई आसान है। A, B, C, एनोड, ब्रिज, कैथोड। इस एक लाइन से हमें सब पता चल गया। कौन से मेटल्स हैं, उनके आयंस कौन से हैं और उनकी सांद्रता क्या है। देखा, ये प्राचीन भाषा नहीं, केमिस्ट्री की शॉर्ट हैंड है। इस शॉर्ट हैंड से वापस पूरी केमिकल रिएक्शन कैसे लिखें? मान लीजिए हमारे पास एक और उदाहरण है, AlS Al3+1m Ni2+1m Ni। इसकी भी एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। पहला कदम, ABC नियम से एनोड और कैथोड की पहचान करें। यहाँ एनोड एल्यूमिनियम है और कैथोड निकल है। दूसरा कदम, दोनों की हाफ रिएक्शन लिखें। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो एल्यूमिनियम के लिए होगा As Al3+1m +3e-, सही है? एकदम सही। और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल होता है। तो निकल के लिए क्या होगा? Ni2+1m +2e- Ni-S, यही होगा। बहुत बढ़िया। अब आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, इलेक्ट्रॉनों का संतुलन। आपकी पहली रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और दूसरी में सिर्फ 2 इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, उतने ही लिए जाने चाहिए। यहाँ तो गड़बड़ है। 3 और 2, ये तो केमिस्ट्री में थोड़ा गणित घुस आया। बिल्कुल, स्कूल के दिनों की तरह। हमें इनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल खोजना होगा, जो कि 6 है। तो हम पहली रिएक्शन को 2 से और दूसरी को 3 से गुणा करेंगे, ताकि दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अच्छा, तो अब नई रिएक्शन होंगी। 2Als रिएक्शन 2Al³ 1m +6e- और 3ni² 1m +6e- रिएक्शन 3NiS। अब 6 इलेक्ट्रॉन निकले और 6 ही इस्तेमाल हुए। हिसाब बराबर। हिसाब बराबर। अब आखिरी कदम, दोनों को जोड़ दीजिए। जो चीजें तीर के दोनों तरफ हैं, उन्हें काट सकते हैं, यानी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, और आपको मिलेगी आपकी समग्र सेल प्रतिक्रिया। 2Als
प्लस 3ni² 1m रिएक्शन 2al क्यूब्ड 1m प्लस 3nis। और इस तरह आपने शॉर्टहैंड से पूरी कहानी लिख दी। ये तो एक पहेली सुलझाने जैसा था। एक और बात स्रोतों में कही गई है, किसी भी सेल के स्वतः होने के लिए उसका मानक सेल पोटेंशियल E0 सेल धनात्मक होना चाहिए। इसका क्या ये मतलब है कि कैथोड पर हमेशा वही बैठेगा जिसका अपचयन विभव यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो? बिल्कुल, ये एक तरह से केमिकल पहलवानी है। दो प्रजातियों में से जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा होगी, यानी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होगा, वही जीतेगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी वही कैथोड बनेगा। और जो कमजोर होगा उसे हार कर अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, यानी वो एनोड बनेगा। यही प्रकृति का नियम तय करता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बहेंगे और रिएक्शन अपने आप चलेगी या नहीं। तो आज की इस चर्चा में हमने एक छोटे से गैल्वेनिक सेल के अंदर की पूरी दुनिया को समझ लिया। ये कैसे केमिकल एनर्जी के ढलान का इस्तेमाल करके बिजली बनाता है। हमने इसके दो हिस्सों की कहानी जानी और उस गुमनाम नायक सॉल्ट ब्रिज के महत्व को पहचाना जो ट्रैफिक जाम होने से बचाता है। और अंत में हमने वैज्ञानिकों की उस शॉर्टहैंड भाषा को भी डिकोड कर लिया। हाँ, ये एक शानदार सफर था। हमने देखा कि कैसे प्रकृति के सरल नियम, मतलब हर चीज का स्थिरता की ओर जाना, हमें हमारे उपकरणों को चलाने के लिए ऊर्जा दे सकते हैं। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। हमने बात की स्वतः होने वाली प्रतिक्रियाओं की, लेकिन क्या होगा यदि हम प्रकृति के विरुद्ध जाएं? अगर हम बाहरी बिजली लगाकर एक ऐसी प्रतिक्रिया को होने पर मजबूर करें जो अपने आप नहीं होती, वो किस प्रकार का सेल होगा और हमारे दैनिक जीवन में उसके क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं? ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।